अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ है रऊफ क्लासरा। नाजरीन, कल मुस्लिम लीग नून के सरबराह और मतवक्के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्लिमानी कमेटी के अरकान से खिताब में बहुत सी ऐसी बातें की जिससे ये लग रहा था कि अवामी तायद और हिमायत के बावजूद उन पर बहुत से चैलेंजेस का दबाव है। उन्होंने लोड शेडिंग खत्म करने का तो कह दिया, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, जैसे माजी में गिलानी और राजा साहब टाइम फ्रेम देकर तसल्लियां देते रहे हैं। इसके अलावा उनकी तकरीर का मरकजी नुक्ता अमन के लिए तालिबान से मुज़ाकरात था। क्या मियां साहब के जहन में इस हवाले से कोई हिकमत अमली मौजूद है? इसके अलावा कराची का नाम उन्होंने तो नहीं लिया, मगर यह कह गए कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM अमन कायम करें। 30 रोज का वक्त देकर यह कहा कि पता चल जाएगा कि हुकूमत की समत क्या है। मियां साहब की तकरीर से तो यह लग रहा था कि उनकी हर मसले पर नजर है, लेकिन क्या 1999 के बाद सियासत के मैदान में कूद कर उन्हें यह तो नहीं लगा कि शायद ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, जैसा कि इंतखाबी मुहिम की तकरीरों में नारे लगते थे कि हम नौजवानों की दहलीजों पर आकर उन्हें कर्ज देंगे, लेकिन खजाना तो खाली है। 16 अरब डॉलर का कर्ज कैसे उतारेंगे? मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार संभालते ही किन चैलेंजेस का सामना है, आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बताएंगे कि मुल्क में तवानाई के बहरान की एक वजह नादहिंदा इदारों की PSO को बिलों की अदम अदायगी भी बताई जाती है, और इसमें वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट PSO का 17 लाख का नादहिंदा है। इत्तलात हैं कि PSO ने वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट का पेट्रोल बंद कर दिया है। आखिर क्यों ये इदारे नाअहलियों का मुजाहरा करते हैं और जो खुमियाजा है ये वो आवाम को भुगतना पड़ता है। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने तवानाई बहरान पर काबू पाने का एक अनोखा हल सोचा है। वो हल क्या है, प्रोग्राम में ये भी आपसे शेयर करेंगे। उससे पहले आज के दिन की अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। काजी साहब और क्लास साहब से खबरें लेते हैं। सबसे पहले जी काजी साहब। शाजिया, एक बिल है जो कल पेश होगा सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन नेशनल रेगुलेशंस एंड सर्विसेज, और अगर ये पास हो जाता है तो बहुत ही बुनियादी जो अद्वियात हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतों में 200% तक इजाफा हो जाएगा। मगर इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये जो बिल जिस सेनेटर ने पेश किया है जनाब हसीब साहब ने, एक तो खुद उनके स्टेक्स हैं, फार्मास्यूटिकल के मालिक हैं, और ये अगर बिल पास, उनका तो ये कहना है कि ये बिल पास होने से 75% अद्वियात की कीमतों में कमी आ जाएगी। मगर रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि ये प्रोपोज कर रही है ये बिल 6.5% मल्टीप्लाई, यानी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे तकरीबन 550% उसमें इजाफा कर दिया जाएगा। मैं फर्दन उन अद्वियात के नाम भी बताऊंगा जो बहुत कॉमन यूज़ की हैं, जो बहुत महंगी हो जाएंगी। इस पर बात करेंगे। और फिर एक खबर और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक कहा इसहाक डार साहब ने कि वो कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी, नई हुकूमत नया टैक्स नहीं लगाएगी, मगर एक मिनी बजट की तजवीज़ है जो इस निगरान हुकूमत से एक सदारती आर्डिनेंस के जरिए जो है उसको लाने की कोशिश की जा रही है। और वो अगर टैक्सेस लग गए तो फिर, चूंकि हम ये देखते आए हैं कि असल खेल बजट में नहीं होता, बजट के दाएं बाएं होता है, मिनी टैक्सेस में होता है, तो ये क्या है। और आखिर में बात करेंगे NA 41 की, जिसमें आज रीपोलिंग हो रही है, और उसमें खास दिलचस्प बात यह है शाजिया कि वहाँ पे जो उम्मीदवार हैं अली वज़ीर, जिनके जीतने की तवक्को की जा रही है, जो इससे पहले भी बताया जा रहा था कि उनका ये दावा था कि धांधली हुई है, ये वही उम्मीदवार हैं जिन्होंने 9 मई को वहाँ पे तालिबान को डिफाई करके एक वतन नामी एक डांस है अतन, जो पहले कबायली खौफ के मारे नहीं करते थे, मगर उन्होंने इसको लॉन्च किया था 9 मई को अपने एक, उसमें हज़ारों अफगानों ने, और हमें वो फाटा नज़र आया था, हमें वो अफगान नज़र आए थे जिनको ड्रोन और वार ऑन टेरर ने शायद पस मंजर में रख छोड़ा है। इस पे बात करेंगे। जी क्लासर साहब, आपके पास क्या है हमारे साथ शेयर करने के लिए? जी, आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत जाते जाते कई स्कैंडल्स करके गई थी। उनमें पासपोर्ट और लेमिनेशन स्कैंडल था, जो रिपोर्ट भी हुआ था और फॉलो अप उस पर स्टोरीज भी हुई थी। उसमें बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के और सनसनीखेज किस्म के ट्विस्ट आ रहे हैं। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG पासपोर्ट जुल्फ़िकार चीमा को आज उन्होंने 8 बजे अदालत में बुलाया हुआ है, और हम आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिर में कि उन्होंने क्यों बुलाया हुआ है और निगरान हुकूमत के कैसे स्टेक्स जो हैं इस स्कैंडल में इन्वॉल्व हो गए। ये मेरा ख्याल इंटरेस्टिंग एक ट्विस्ट है जो हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन क्लासर साहब, सबसे पहले आज हमें बात करनी है मियां नवाज शरीफ के खिताब की। कल उन्होंने कहा कि खजाना खाली है, इतने मसाइल हैं कि किसको पकड़ें, किसको छोड़ें, कैसे लोगों को नौकरियां हम दें। तो हम ये कह सकते हैं कि लोग इतनी तवक्को ना रखें कि पलक झपकते ही सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मेरा यही ख्याल है। कल मियां साहब की तकरीर, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव नोट्स भी थे जो उन्होंने एक लगता है आपको द वुड बी
आप प्राइम मिनिस्टर की तकरीर होनी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिसिंग भी थी जिससे लोग थोड़े से हैरान भी हुए। एक मेन चीज़ तो मेरा ख्याल पावर के मसले पे थी, जब उन्होंने ये कहा कि वो कोई डेट नहीं देंगे और शहबाज शरीफ साहब ये डेट्स देते रहते हैं, उन्होंने बल्कि ब्लेम मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब पे डालने की कोशिश की है। तो वो लोगों के लिए थोड़ा सा एक तरह का अजीब सी बात थी कि एक हफ्ता पहले तक तो आप डेट्स ये दे रहे थे कि हम 2 साल में बिजली खत्म कर देंगे, या पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा आपको याद होगा पॉपुलर एड चलाया था जिसमें ये उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की मुख्तलिफ डेट्स को अनाउंस करते हुए दिखाया गया था। तो ये मेरा ख्याल उस वक्त स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी पीएम नवाज को कि लोग बिलीव कर लेते हैं, मीडिया के जरिए उन तक बात लेकिन उन्होंने साथ कहा है कि 100 दिनों में पता चल जाएगा कि हम किस सम्त में जा रहे हैं, तो हो सकता है उसमें इसके लिए कोई प्लान्स हो उन 100 दिनों में। वो डेफिनेटली होंगे, ये हम अपने प्रोग्राम में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनको बेल आउट पैकेज अगर कोई दे सकता है वो सऊदी अरेबिया देगा इनको, और सऊदी अरेबिया की हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि नवाज शरीफ साहब 12 साल बाद इक़्तिदार में हैं, जो सबसे बड़े अलाय समझे जाते हैं, उनको पाकिस्तानी फ्रंट पे पर्टिकुलरली कोई एनर्जी क्राइसिस रिलेटेड कोई डिफिकल्टीज हूँ और सऊदीज इनको सपोर्ट करेंगे, एक चीज़। और जो कल जो मुझे उनकी तकरीर में सबसे बड़ी मिसिंग चीज़ नज़र आ रही है, मीडिया भी नहीं फोकस कर पा रहा, वो बल्दियाती इलेक्शन है, वो आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, जिस पे मैं उनसे तवक्को कर रहा था कि वो इस पर बात भी करेंगे, इसका कोई हमें कोई टाइम फ्रेम भी देंगे। और इस पर याद रखने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर 1.5-2 साल पहले अपना फैसला भी दे चुकी है, उन्होंने इनसे कहा था शेड्यूल भी दें इलेक्शन का। वो चीज़ मुझे वहाँ से एक तरह की मिसिंग नज़र आई है, जो एक बेसिक चीज़ है। 5 साल हमने देखा पीपल्स पार्टी ने और नवाज शरीफ साहब ने ये बिल्कुल इस मसले को इग्नोर किया है, जो लोगों की लोकल सतह पे अपने को गवर्न करने की एबिलिटी है, कैपेसिटी है, जहां से नई लीडरशिप आ सकती है, वो टोटल एक तरह का मिसिंग गया है। तो ये वो मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें हैं। और जैसे आप कह रही थी कि लोगों को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रख लेनी चाहिए, इन्हें टाइम लगेगा आते हुए, और खजाना खाली होने की जहाँ तक बात है तो पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेटेजी रही हो मेरा ख्याल है बड़ी एक तरह की तबाहकुन थी कि नए नोट ये छापते रहे हैं, पीछे से रेवेन्यू जनरेशन को इनके पास आ नहीं रहा था। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इस मुल्क में 8 लाख ये टैक्स पेयर हैं और 18 करोड़ खाने वाले हैं, तो फिर तो ये कुछ खजाना भी खाली होगा। अच्छा, इन लीडरों के भी हमने ये देखे हैं, इनके ये गोशवारे हमारे सामने आए हैं, और आप देख लें किसी ने हज़ारों रुपए टैक्स दिया, और बाज़ वक़्त हमें लगता है हम सहाफ़ी जो इनसे आप बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे अपने आप को दुनिया का अमीर तरीन लोग, तो हम समझना शुरू हो गए। सो पॉलिटिशियन जो हैं, इन्होंने अगर ये खजाना भरना है तो पहले इन्होंने प्रेसिडेंट सेट करनी होगी, इन्हें शेयर करना होगा, इन्हें अपने टैक्सेस देने होंगे। इसके बगैर आप मेरी जेब पे डाका नहीं मार सकते जब तक आप अपनी जेब में से कोई देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। अच्छा कारी साहब, कल मियां साहब ने ढके छुपे अल्फाज में कराची का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सिंध यानी कराची के अमन अमान की जिम्मेदारी उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डाल दी और MQM में डाल दी, जिससे साफ लगा कि वहां पर जो अमन अमान की खराब सूरत हाल है यही 2 जमातें जिम्मेदार हैं। एक तो इन्होंने ये इशारा दिया कि जी हमको इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, आप ही कर लेंगे, और हम अब लेकिन मरकज आपकी हेल्प करेगा। जी, मरकज पहले भी हेल्प करता रहा है, और जितने एहसन और खूबी से ये दोनों पार्टनर पहले उसके लॉ एंड ऑर्डर को देखते रहे हैं, अब भी देखते रहेंगे। गोया मैं तो इस बयान से ये रीड कर रहा हूं कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, आप ही करेंगे, और वो जो करेंगे वो हम 5 साल में देख चुके हैं। मगर मैं जो खास तौर पे ये क्लासर साहब ने भी बात की, एक तो मैं सऊदी अरब के मामले पे बात करना चाहता हूं। देखिए, सऊदी अरब में ऑलरेडी इकोनॉमिक क्रंच और वहां मूवमेंट फटने का खतरा, और खास तौर पर जो शिया इलाके हैं वहां पे शुरू भी हो चुका है, और अभी हमें वहां से खबरें तो बाहर नहीं आती। बात यह कि पूरी दुनिया में एक आलमी माशी बहरान है, और उससे ये तवक्को रखना कि वो बहुत हमारी मदद करेगा। इस वक्त आपको पता है कि वो एक्सपर्ट्स के लिए ऐसे कवानीन बना रहे हैं कि वो हमारे एक्सपर्ट्स को बाहर निकालने के लिए, अब बात एनर्जी क्राइसिस में हेल्प करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ $62 बिलियन आपके सर पे पड़ा हुआ है, 1200 अरब रुपया हर साल आपने देना है, जो है वो डेट सर्विसिंग में देना है, 500-600 अरब डॉलर का आपका जो है वो बजट है, मिलिट्री का बजट है। फिर आपका डेवलपमेंट तो खैर होते ही नहीं है, ऐलान कर देते हैं, उसमें से पैसे निकाल के दाएं बाएं करते रहते हैं। अब जो इशू मुझे जो लग रहा है, कल की जो तकरीर है, उस तकरीर में, और उनकी जो आखिरी तकरीर थी जो कैंपेन की इस्लामाबाद में गालबन थी, जिसमें उन्होंने कहा था उठो नौजवानों, हम किसने क्या करना है क्या नहीं करना, हम आपको, तो इस और उस तकरीर में बहुत ज्यादा टोन का फर्क है। और खास तौर पर उन्होंने कहा कि जनाब कहां पैसे देंगे, कहां नहीं देंगे, पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। और अगर ये मिनी बजट आ जाता है जिसकी मैंने बात की और जिसकी मैं डिटेल में खबर में बात करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि समबॉडी हैज टू फुट द बिल, किसी ने बिल देना है ये रियासत चलाने के लिए। जो क्लासरा साहब बात कर रहे हैं कि क्या ये बिल जो है उमरा से लिया जाएगा, या फिर जिस तरह मैं बताऊंगा अभी अपनी खबर में कि अगर ये टैक्सेस लगते हैं जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक का वक्त है प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। क्लासर साहब, एक और अहम बात, मियां नवाज शरीफ ने कल दहशतगर्दी को जोड़ा है मैशियत से। जब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती, हमारी मैशियत ठीक नहीं हो सकती। इसके लिए उन्होंने ऑप्शन दिया मुज़ाकरात का। क्या इसी वजह से मियां साहब हमेशा से मुज़ाकरात की ऑप्शन पर ही जोर देते आए हैं? मेरा ख्याल है मियां साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है, उससे तो कोई डिसएग्री नहीं कर सकेगा। जब तक आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और पाकिस्तान के विद इन पाकिस्तान इतनी कैपेसिटी नहीं है हमारे, मेरा ख्याल है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में या कॉर्पोरेट सेक्टर में, कि ये लोकली तौर पर जॉब्स क्रिएट कर सके जिसको वो लिंक करें दहशतगर्दी के साथ। और जॉबलेसनेस पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, पर्टिकुलर जो हमारा पढ़ा लिखा यूथ है वो ज़्यादा आपको जॉबलेसनेस का शिकार नजर आ रहा है। ये बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है, वी मस्ट एग्री विद हिम कि आप अपना लॉ एंड ऑर्डर ठीक किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब चाहते हैं, जैसे आपको याद होगा जब सवात और मालाकंड ऑपरेशन हुआ था, उस वक्त फौज और उस वक्त की जो हमारी पॉलिटिकल एलीट थी उन्होंने एक डील की थी निज़ाम अदल के नाम पे इन तालिबान से। तो उस वक्त भी बहुत सारे एलिमेंट्स है जिन्होंने अपोज किया था कि आपको नहीं करनी चाहिए, रियासत को इस तरह के लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। और काजी साहब ने भी लास्ट में एक प्रोग्राम में कहा था कि आप उनसे क्या बातचीत करेंगे, वो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, आपकी बच्चों को स्कूल को जाने को नहीं मानते, वो वर्किंग वुमेन को नहीं मानते। बहुत एक लंबी लिस्ट है उनकी डिमांड्स की, आप कहाँ पे उनके साथ मान सकते हैं, कहाँ पे नहीं मान सकते। लेकिन मेरा ख्याल है ये नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि इन मुज़ाकरात का कोई बड़ा नतीजा नहीं निकलेगा। वो हुज्जत एहतमाम जरूर करना चाहते हैं, उन्हें करनी भी चाहिए, लेकिन क्लासर साहब इसके लिए तमाम पार्टीज का कंसेंसस होना जरूरी है, तमाम इदारों का कंसेंसस होना जरूरी है, सिर्फ मियां साहब की एक सोच हावी नहीं हो सकती। क्या ख्याल है आपका? और एक सवाल मैं भी ऐड कर दूं आपसे क्लासर साहब, जहां पे मैशत की उन्होंने कहा जी पहले हम टेररिज्म ठीक करेंगे, यूनान में कोई टेररिज्म नहीं है लेकिन मैशत ठीक नहीं हो रही, इटली में कोई टेररिज्म नहीं है, मैशत ठीक नहीं हो रही, मिडिल ईस्ट जो है अगर आप चले जाएं इन मुल्कों में तो इस तरह का टेररिज्म नहीं है। तो क्या हम टेररिज्म के पीछे छुप तो नहीं रहे कहीं? कैसे हर मुल्क की या हर इवन इंडिविजुअल की या फैमिली के डिफरेंट मसाइल होते हैं। ये यूनान के मुख्तलिफ हो सकते हैं, हमारे बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो वहाँ पे प्रॉब्लम है ये मुईशत के हवाले से वही हमारे हों और वही सोल्यूशन हम तलाश करने की कोशिश करें। हमें अपने यहाँ अपने लोकली तौर पर रहते हुए मेरा ख्याल है जो अपने मसाइल है उनको हल करने की तरफ देखना चाहिए। ये मियाँ साहब को मेरा ख्याल है सपोर्ट मिलेगी। और पर्टिकुलरली जो अहम चीज़ है, अगर ये नाकाम रहते हैं, आपको याद होगा तालिबान ने जब इनको ऑफर की थी उसमें जमात इस्लामी के मुनव्वर हसन साहब थे, इमरान खान साहब थे, नवाज शरीफ साहब को एज ए ग्रंटर के तौर पर ले रहे थे। और तीनों पार्टी इस वक्त पावर में है इंसिडेंटली, और मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्हें कोई अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी भी नेगोशिएशन उनके साथ करती रही। सवाद डील क्या थी, ये बहुत बड़ा है कि इनकी तरफ से इन्होंने एक आप कह सकते लचक का मुजाहरा कि एएनपी कहती रही है कि हम चाहते हैं मुज़ाकरात किए जाएं, बल्कि बशीर बिलोर की डेथ के बाद भी उन्होंने कहा है कि हम उनसे मुज़ाकरात चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मियां साहब और इमरान साहब और ये सारे जो हैं ये वो इनके टारगेटेड ये गोल्स नहीं ले सकेंगे। ठीक है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो टारगेट हम अचीव नहीं कर सकते, तो इसका मतलब फिर मैशियत का भी यही हाल रहेगा, हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी यही रहेगी। शायद इसमें एक और अहम चीज़ है जो मेरा ख्याल है जो हमें अभी से देखनी चाहिए और मियां साहब को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि तालिबानाइजेशन में सिर्फ हमारे लोकल तालिबान नहीं है। जैसे उन्होंने असफंजार ने अपनी तकरीर में कहा कि इसमें चचन्स आ गए, इसमें उज़्बेक आ गए, इसमें ताजिक्स आ गए, बहुत फॉरेन एलिमेंट। अब किसके साथ बात करेंगे? चलो लोकल आप तालिबान के साथ तो बात कर सकते हैं, उन्हें पाकिस्तान का वास्ता दें, लोगों का दें या जॉब्स का दें, वट एवर, वो आपके रीजन समझ भी सकते हैं। लेकिन जो आपने हज़ारों की तादाद में बहुत सारे फॉरेन आपने वहाँ पे एलिमेंट्स बिठाए हुए जिनके खिलाफ बात करने को कोई तैयार नहीं, ऑपरेशन करें तो उस पर आपको रेजिस्टेंस मिलती है। असल थ्रेट आपको उन फॉरेन एलिमेंट्स से आएगी जिन्होंने पेशावर एयरपोर्ट पर कब्जे की कोशिश की है, जिनके टैटूज बरामद हुए हैं, और जो अभी भी लगा आपने सुना होगा यूसुफ गिलानी के बेटे को अगवा करने वाले सारे अगवानी हैं। आप बहुत सारा मसला आपके हाथ से निकल चुका है। सिर्फ लोकल तालिबानाइजेशन का मसला नहीं है कि आप उनके साथ फिर इन फॉरेन एलिमेंट्स को कैसे निकाला जाए? अब ये वो सवाल है जिस पर मेरा ख्याल मियां साहब को अब ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के इस मसले का हल निकालना होगा। आपको अपनी फौज के साथ, अपनी सीक्रेट एजेंसीज के साथ, और अगेन जो हम उससे नफरत करते हैं आपको अमेरिकन के साथ मिलकर काउंटर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। वेदर वो लाइक इट और नॉट, अमेरिकन की आपको सपोर्ट चाहिए होगी इन फॉरेन एलिमेंट से लड़ने के लिए। और जो ड्रोन वाली बात है जिससे हम हमेशा मुकर जाते हैं, और अमेरिकन की बहुत सारी उनकी बुक्स आई हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी जो रूलिंग एलीट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ये समझती है कि ड्रोन के जरिए हम फॉरेन एलिमेंट्स को डील कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली ये आके उसको ओनरशिप नहीं देते। या तो पाकिस्तान खुद आगे बढ़ के उनको क्लीन करे, या फिर कुछ मेरा ख्याल इन्हें कोई बहस इमदाद लेनी पड़ेगी। मुझे वो शेर सही याद है, यानी कि मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। अब जाहिर है हमें अमेरिका से ये करना पड़ेगा, मगर बात ये है कि ये यहाँ पे जो दहशतगर्दी का मसला है, इसमें मेरे ख्याल में जो हम अपनी कोई इंडिजिनस पॉलिसी अभी तय नहीं कर पा रहे। रियासत के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, यूँ लगता है कि उनका मुख्तलिफ
किस्म का वर्ल्ड व्यू है, वो भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है। तो नवाज शरीफ साहब इतने मुतजाद इंटरेस्ट के दरमियान टेम्परिंग करनी पड़ेगी उनको कि वो इधर लीन करेंगे उधर लीन करेंगे। मगर जो सबसे मगर एक बात, बल्कि मैं क्लासर साहब को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। क्लासर साहब, एक बात तो फिर तय होगी कल की तकरीर के बाद कि जी वो जो एक फौरी रिलीफ अवाम को मिलेगा, ये जो करप्शन थी या ये जो सारी रियासत की मैशत का बोझ था आम आदमी पे, तो इस हवाले से तो उन्होंने बिटवीन दी लाइन ये कहा है भाई कि डोंट एक्सपेक्ट मच। मेरा ख्याल है मियां साहब का बड़ा पॉजिटिव मैसेज था, लोगों को समझना पड़ेगा। और अगरचे मैं वो देख रहा था कल, हमारे दोस्त अनवर बेग साहब, वो उन्होंने टीवी के प्रोग्राम में एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला कहा है, पता नहीं मियां साहब तक पहुंचा कि नहीं पूछा। उन्होंने ये कहा कि जब आप तीसरी दफा शादी करते हैं उसका कोई हनीमून नहीं होता, वो चुपके से आप जाते हैं शादी करके, आप 2-4 यार दोस्त मिला के कर लेते हैं। इसलिए मियां साहब को ये ज़हन में रखना चाहिए कि वो तीसरी दफा वजीर आजम बन रहे हैं, इस दफा हनीमून का पीरियड उनका बहुत कम होगा, उनको बहुत बिग रेजिस्टेंस मिलेगी। आपने कल पढ़ लिया होगा जरदारी साहब ने लाहौर में क्या बातें की हैं। अभी से वो गेयर अप कर रहे हैं, अपनी पार्टी को कर रहे हैं। इमरान खान को देखें, वो एक नए मोल्ड में आ रहे हैं, अपोजिशन लीडर के तौर पर अमर्ज कर रहे हैं। जैसे एमक्यूएम के साथ उनकी वार ऑफ वर्ड चल रही है, इतना आसान नहीं होगा मियां साहब को। वैसे कहीं लगा तो नहीं कि वो हनीमून मनाना चाहते हैं? जितना उन पर प्रेशर था, जितने चैलेंजेस का वो जिक्र कर रहे थे, जितने मसाइल का उन्होंने खुद कहा कि मसाइल का हम बाहर लगाए, ऐसे में वो कैसे हनीमून मना सकते हैं? हाँ शाहजहां, बिल्कुल ठीक है, मियां साहब की बात उस हमें नहीं लग रहा। वाकई आपकी बात ठीक है कि वो शायद इस मूड में है कि आएंगे, रिलैक्स करेंगे और उस वजीर आजम हाउस में फिर दोबारा एक नए सिरे से एक नई पॉलिटिकल लाइफ शुरू करने की कोशिश करें। वाकई मियां साहब की जिम्मेदाराना एक तकरीर की जो एक वजीर आजम की तरफ से होनी चाहिए थी। और उनके पास टीम भी अच्छी है। मैं कंपेरेटिवली कहूँ, अगर पीपल्स पार्टी की टीम का इनके साथ मुकाबला किया जाए, मतलब मेरी इसाक डार साहब के लिए बड़ी इज्जत है मेरे दिल में, अगर उनके कमांड दी गई, उनको फाइनेंशियल फैसले करने की आज़ादी दी गई और पोलिटिकल कंप्रोमाइज ना किए गए, तो मैं समझता हूँ इसाक डार में इतनी कैपेसिटी है और कुछ लोग हैं जो इनके साथ मिलके एक बेहतर यहां पे फैसले कर सकते हैं। डार साहब ने माजी में भी बड़े मुश्किल फैसले किए हुए हैं और सबसे बड़ा मुश्किल फैसला उनका मुझे याद है जब उन्होंने ये फ्री ड्यूटी बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई जाती थी, सदर मंगवा लेते थे, आर्मी चीफ मंगवा लेते थे, आपकी एजेंसीज के हेड मंगवाते थे, गवर्नर, वजीर आला, उन्होंने आके लास्ट टाइम बैन किया था। बड़ा अनपॉपुलर फैसला था। उनमें कैपेसिटी है इसाक डार में कि अनपॉपुलर फैसले करके हुकूमत को आगे ले जाएं। और मियां साहब ने थोड़ी सी टोन सेट की है कि हम अनपॉपुलर फैसले कर सकते हैं, कुछ डिलेड फैसले हो सकते हैं। और मेरा ख्याल लोगों के एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा लो रखना पड़ेगा। फैसलों की बात है, जब भी ये सरकार अनपॉपुलर फैसले की बात करती है तो इसका मतलब ये होता है कि एंटी पीपल फैसले। अब मेरी बात हुई एक इंटरव्यू में साबिक वजीर मशीर खजाना जो थे परवेज मुशर्रफ साहब के, सलमान शाह साहब कह रहे थे कि ये 30-35 बिलियन डॉलर की जो हम इंपोर्ट्स करते हैं, इसमें अगर 10-1 बिलियन डॉलर हम ना मंगवाएं तो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये टैक्सेस लगाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे, यही करते रहे हैं। ये इकोनॉमिक मॉडल जिसमें हम आज बैठे हैं, मोहतरम बेनजीर भुट्टो, वो जो शायद खान साहब थे, उन्होंने शुरू किया, उसके बाद इसाक डार साहब ने कंटिन्यू रखा, फिर इसको शौकत अजीज साहब हम तक लेके आए और आज हम जहां बैठे हैं आप इस तरह जानते हैं। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स ही सॉल्यूशन होगा। अगर आप रवायती मैशत और ये को लेके चलेंगे तो फिर बोझ तो आम आदमी पे जाएगा। कलासरा साहब, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये अल्टीमेटली आवाम को ही ये चीज़ें उनको बेयर करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर अच्छे फैसले हों, आवाम को ये एहसास हो कि जो रूलिंग लीड हमारे ऊपर टैक्स लगा रही है वो भी उस बर्डन को शेयर कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है लोग इस पर रेजिस्ट नहीं करेंगे। लोग टैक्सेस देने को तैयार हैं। लोग अभी भी तो आपको खरबों रुपए के टैक्स दे रहे हैं। लोगों को शिकायत वहां पे आती है जब आप खुद टैक्स नहीं देते। हर तबके पर लगना चाहिए। डेफिनेटली वही बात कर रहे हैं और नहीं बिल्कुल लगना चाहिए। वही जो मैंने पहले बात की कि आप इनके टैक्स गोशवारे उठाएं। जब आप देखेंगे किसी ने 2000 रुपया दिया है, किसी ने 10 दिया है, किसी ने 2 लाख दिया है और वहां पे ट्रांसपोर्ट कंपनीज के मालिक हैं, सीएनजी स्टेशन के मालिक हैं, इनके बिग इनकी यहाँ पे कंपनीज हैं, टेक्सटाइल हैं, शुगर मिल हैं, लोग इसे एक तरह डिसहार्ट होते हैं कि आप लेने को तो तैयार हैं, आप अपनी तनख्वाहें भी लेते हैं, आप यहाँ पे पाकिस्तान प्रिविलेज भी लेते हैं, उनको बढ़ा भी लेते हैं, ताहयात मराद भी ले लेते हैं आप असेंबली खत्म होने से पहले। लेकिन लोगों को फील होता है या तो आप डिलीवर करें, आप गुड गवर्नेंस दें, करप्शन ना करें, उसके बाद लोगों को नहीं फील होगा। अगर एक बंदा अगर वह डिलीवर करके दे रहा है, जॉब दे रहा है, मैशत को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर रहा है, उनकी लाइफ सिक्योर है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। लोगों को प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब आपके स्कैंडल्स आते हैं, आपकी लूटमार शुरू हो जाती है, आप अपने रिश्तेदारों को नवाजना शुरू कर देते हैं, आप उसके बाद कंट्रैक्ट्स, फिर लाइसेंसिंग और लॉट ऑफ थिंग्स हैं जो हो रही होती है। उस वक्त मेरा ख्याल लोगों की एक जेन्युइन डिमांड होती है और लोग इसी वजह से टैक्स का कल्चर आपका प्रमोट नहीं हो रहा कि जब तक आप लोगों को एहसास नहीं दिलाएंगे कि आपका एक एक रुपया जो है वो अहम है। आपको छोटी सी 2 मिसालें देता हूं कि दुनिया में टैक्सेस को कैसे देखा जाता है। ये पिछले दिनों में एक रिपोर्ट पढ़ा था,
हाँ, इसराइल की हम बातें तो बड़ी करते हैं, इसराइल को कंडमनेशन करते रहते हैं। इसराइल के वजीर आजम ने अपने ट्रैवल करने के लिए $1,25,000 का अपने जहाज में एक उन्होंने अलहदा कमरा बना लिया ताकि जब वो ट्रैवल करते सो सकें। इस वक्त पूरे वहां पे आपके इसराइल में वहां पे रोला पड़ा हुआ कि आपने कैसे कर लिया। उन्होंने आइसक्रीम का बजट रखा हुआ था कोई $25,000 का ओवरऑल जो आप एंटरटेनमेंट करते हैं, उससे पूरे अखबार पीछे पड़ गए, आवाम पीछे पड़ गई कि आप हमारे टैक्स से अपने मेहमानों को आइसक्रीम खिलाना चाहते हैं। ये वो आपको प्रेसिडेंट सेट करनी पड़ेंगे, आपको कॉस्मेटिक नहीं चाहिए। जैसे ये लास्ट टाइम हमने देखा था मियां साहब ने कॉस्मेटिक स्टेप्स किए कि अब उससे निकल जाए, वजीर आजम हाउस से निकल जाए, बिजली के आपके एसी बंद कर दें, पंखा ना चले, ये कोई चीजें नहीं होती। आपने अगर 10,000 रुपए की चाय पिलाते हैं तो आप 5 की पिलाएंगे। ये तो बताएं इस अवाम की आइसक्रीम कोई वापस लेके देगा या वो उसी तरह काम करते रहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है अवाम की आइसक्रीम जो है वो इस तरीके से आसानी से आने वाले ये नहीं है। मियां साहब के पहले 6 माह गवर्नेंस के मुझे लगता है ये बिल्कुल डिफरेंट होंगे। वेट करेंगे, एक नए आर्मी चीफ ने आना है, नए सदर ने आना है, नए चीफ जस्टिस ने आना है। 6 महीने मेरा ख्याल है मियां साहब के पास टाइम है कि वो गो स्लो पॉलिसी रखें, लोगों के एक्सपेक्टेशन को कम करें और अपनी इकोनॉमिक टीम के साथ मसाइल को बेहतर करने को। उनका असल गवर्नेंस का पीरियड जिस पे सब लोगों को शक है, जो एक तरह का वो उन पर एतराजात भी आते हैं उनके स्टाइल ऑफ गवर्नेंस पे, वो अगले साल जनवरी के बाद शुरू होगा जब एक नई अलाइनमेंट होगी, न्यू रूलिंग एलीट आएगी और कुछ नए पिलर्स ऑफ द स्टेट यहाँ पे हमारे सामने। तो आपसे हमने बहुत जरूरी बात करनी है कि जो ये सिनेरियो है बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज के बाद वो क्या होगा? एक कॉलर लेने दें क्लास साहब, कसूर से कॉलर है मोहम्मद सलीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं राउफ क्लासरा साहब से बात करना चाहता हूँ। जी जी कीजिए। राउफ साहब आप ये बताएं कि बिजली, ये जो बिजली का गैस कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, ये पेशावर नहीं देता, कराची नहीं, कोयटा या लाहौर, या फिर गवर्नमेंट खा जाती है? जी क्लासरा साहब, बड़ा अच्छा सवाल है, ये बड़ा अच्छा सवाल है इनका सलीम साहब का। कल भी हमने इसको टच किया था, दोबारा रिपीट कर देते हैं। लाहौर भी बिल देता है, आपका कसूर भी देता है, आपका हैदराबाद भी देता है, सारे देते हैं, इवन कोयटा बड़े शहर भी, पेशावर भी देता है। लेकिन वो ट्रबल एरियाज जहां पे इस वक्त वो कहते हैं टेररिज्म चल रहा है, वो सुई गैस के बिल नहीं दे रहे। और इसकी तादाद मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ऑलमोस्ट 30 बिलियन रुपीज़ के करीब असेसमेंट की है जो सुई गैस के हैं, वापडा के हैं, जो ड्यूज इनको नहीं मिल रहे, जो आम लोगों पर, पंजाब और सिंध के लोगों को ट्रांसफर किए जाते हैं, बाकायदा कैबिनेट से इसकी अप्रूवल ली जाती है, इसी से ली जाती है जिसमें वजीर खजाना चेयर करते हैं। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक से पहले हम तवानाई के बहरान की भी बात कर रहे थे कि मुल्क में तवानाई के बहरान की एक वजह नादहिंदा इदारों की पीएसओ को बिलों की अदम अदायगी भी बताई जाती है। इसमें वजीर आजम सेक्रेटेरिएट जो है वो पीएसओ का 17 लाख का नादहिंदा है। रऊफ क्लासरा साहब, 17 लाख की रकम जो है वो तो है, लेकिन अगर ये लोग ही बिल अदा नहीं करेंगे, अदम अदायगी करेंगे तो आम लोगों से क्या तवक्को रखें? फिर आप तो 17 लाख का ये शाहजहा कह रही हैं कि हमने कुछ अर्सा पहले कौमी असम्बली में एक डॉक्यूमेंट पेश हुआ था और जिसमें कहा गया था कि गैस के कितने डिफॉल्टर हैं। कोई 62 अरब रुपए के करीब के गैस के डिफॉल्टर हैं आपके मुल्क में, और सबसे बड़े इदारे आपके ये कौमी इदारे उसमें शामिल हैं। उसमें सीएनजी स्टेशन से ये 300 से ज़्यादा। अब ये सीएनजी स्टेशन क्योंकि बहुत बड़ा कारोबार बन गया है, इसमें पॉलिटिशियंस ने अपने स्टेक्स डेवलप कर लिए हैं। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो साबिक वज़ीर आज़म थे, तो उन पर एक केस अभी तक चल रहा है। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने खुल कर उसमें लाइसेंसिंग की है। तो अब हो ये चुका है कि सियासतदानों ने हर उस चीज़ में अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया जहाँ से उन्हें कैश मिलने की तवक्को है। और उसमें हमने देखा 62 अरब रुपए के आपके मुल्क के डिफॉल्टर हैं जिन्होंने गैस के बिल नहीं दिए। ये तो अब 17 लाख, उसमें वजीर आजम हाउस को तो ऐसा सच नहीं आ सकता था। इसलिए आपकी बात यहां तक तो क्लासर साहब आप नीचे से भी जितने मर्जी ठीक करते जाएं, जब ऊपर वाले ऐसे होंगे तो कुछ भी ठीक करने का फायदा नहीं। मैं इस पे एग्री करता हूं, हमेशा मेरा ये पॉइंट रहा है, इस पे पॉइंट रहा है कि जब तक आपका टॉप का आदमी ठीक नहीं होगा, आपकी मैनेजमेंट आपकी अगर अच्छी नहीं होगी, नीचे तक आप अपने मुलाजमीन से तवक्को नहीं करेंगे कि वो डिलीवर करेंगे। ये सबसे बड़ा बिग चैलेंज होगा मियां साहब के लिए या उनकी नई पॉलिटिकल जो एलीट आने वाली है कि वो अपने आप को रोल मॉडल बना सकते हैं या नहीं बना सकते, या पीपल्स पार्टी की तरह वो भी समझते हैं कि हम पावर से ये 12 साल बैठ रहे हैं, तो जितना हमारा नुकसान हुआ है, हमारी इंडस्ट्री को है और हमारे कारखानों को है, हमने उसको पूरा करना है। अगर वो स्ट्रेटेजी अपनाएंगे जो पीपल्स पार्टी ने अपनाई है तो मेरा ख्याल डिजास्टर हो गया। और अगरचे मुझे लगता नहीं है मियां
साहब की उस गुफ्तगू से कोई इस तरह का कोई कल्चर डेवलप होने देंगे। लेकिन एक टाइम आता है, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल हुकूमत ने रहना है, कि आप ये सोचने लग जाते हैं कि चलें ठीक है, हमने ये मुल्क और कौम के लिए बहुत कुछ कर लिया है, अब हमने अगले इलेक्शन लड़ने और हमने कुछ करना है अपने लिए। ये वो डेंजरस सोच है। मुझे नहीं पता कि ये सोच मियां साहब अपनी पार्टी में आने देते हैं या नहीं आने देते, इसको रेजिस्ट कर सकते नहीं कर सकते। उनके लिए जैसे हम ये पहले भी आके बात कर रहे थे, एक चैलेंज नहीं है। कल मैं शेख रशीद साहब को किसी टीवी चैनल पे सुन रहा था और वो कह रहे थे कि मैं तो पहले जाके कौमी असेंबली में ये सवाल उठाऊंगा कि ये इनका मैनिफेस्टो है। इन्होंने कहा था मजदूर की तनख्वाह में 18,000 रुपए कर देंगे, अब करें। सो ये अभी से देखें कि किस तरह की चीजें। अब आपके अपोनेंट्स जो हैं, जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, उनका राइट है, आपका मैनिफेस्टो लेके वो जाएंगे कौमी असेंबली में पढ़ेंगे, उसको लहराएंगे और आपको टांट करेंगे, और उनका ये राइट बनता है। इसलिए मियां साहब के लिए बहुत जरूरी है, मैं समझता हूं कि लोगों के एक्सपेक्टेशन, उनको स्काई रॉकेटिंग चली गई। अपोजिशन कंपैरेटिवली मैं समझता हूं वीक है। बहुत सारे उन्होंने एमएनएज अपनी पार्टी में ले लिए जिनकी जरूरत नहीं थी, वो अलहदा दबाव रखेंगे और इनके लिए एक तरह की थ्रेट रहेगी कि वो एमएनएज जब भी चाहे कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, वो किसी और पार्टी के साथ मिल लें। और जो मैं एज ए रिपोर्टर समझता हूं, जो इस्लामाबाद में तमाशा लगेगा जब इनकी अपने वजीर बन जाएंगे, 18 बनाए 25 बनाए, उसके मेरे ख्याल 6 महीने तक तो ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, जो आज फाटा वाले भी मिल रहे हैं, हमारे सराय इलाकों से भी एमएनए शामिल हो गए या दूसरे। उसके 6 महीने बाद इन लोगों की बिकरिंग शुरू होनी है और यही लोग हमें ऐसा फीड करना शुरू करेंगे, फलां ठीक नहीं कर रहा, वो गलत कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। वो एक तरह का बिग चैलेंज इनके लिए आने वाला है कि पार्टी के अंदर बिकरिंग शुरू होगी। ये जितनी बड़ी पार्टी बनाते जाएंगे, इनके लिए एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएंगी। लोग कहेंगे टू थर्ड आ गया, आपके पास मसाइल इनके लिए बढ़ते जाएंगे थोड़े से। ठीक है जी। शाजिया, जो मैंने एक स्टोरी आज सिलेक्ट की है वो ये है कि एक तजवीज़ आई है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन नेशनल रेगुलेशन एंड सर्विसेज, और ये पेश किया सेनेटर हसीब खान साहब ने। अगर ये आज फाइनलाइज हो जाती है तो इसमें उन्होंने जो तजवीज़ दी है वो ये है कि बाज़ अद्वियात जो बड़ी कॉमन यूज़ में हैं उनमें उनकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 6.5% से, या 550% उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया जाए। अब उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर एक बात तो ये है कि ये स्टोरी ये कह रही है कि वो खुद चूँकि फार्मास्यूटिकल को ओन करते हैं, तो मैं ये अभी पूछूंगा अपने मकरासरा साहब से भी, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि वो उसी कमेटी पर बैठे हुए हैं जिस कमेटी में जो खुद उनके स्टेक्स हैं उस पर। मगर मैं ये अर्ज कर दूं कि इस तजवीज़ की अप्रूवल से क्या फ़र्क पड़ेगा। एक फ़र्क तो ये पड़ेगा कि एक बड़ी कॉमन दवाई है जिसे आप यानी सर दर्द की दवाई है पैरासीटामोल, ये 90 पैसे की मिलती है, ये हो जाएगी 2 रुपये 93 पैसे की। और इसी तरह 5 टन 500 mg की जो टैबलेट है वो मिलती थी 2 रुपये की, और ये 6.5 रुपये की हो जाएगी। और एक और बड़ा कॉमन एंटीबायोटिक ऑगमेंटन है जो बहुत लोग यूज़ करते हैं, 13.2 रुपये की एक टैबलेट है, ये 52 रुपये की हो जाएगी। उन्होंने अपने आप को इस स्टोरी के हवाले से डिफेंड तो किया है, और उनका यह भी कहना है कि क्योंकि खुद वो एक फार्मास्यूटिकल के ओनर हैं तो वो बेहतर फैसले कर सकते हैं। मगर बात यह है कि जो 52 रुपए का अगर आप एक एंटीबायोटिक कॉमन बेचते हैं, इससे पहले ही 83% लोग इस मुल्क में जो है वो नॉन साइंटिफिक मेडिसिन लेने पे मजबूर हैं। कोई हेल्थ कवर यहाँ पे मौजूद नहीं है। अभी नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि आएंगे और वो लाएंगे और कुछ सस्ती वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लेके आएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से भी बता दूं, अमेरिका से लेके जहां तक चले जाएं, इससे बड़ा स्कैम ही कोई नहीं। कोई आदमी जो बैरून मुल्क रहता है उसे पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना बड़ा स्कैम है पूरी दुनिया में। तो ऑलरेडी, और दूसरी बात ये कि हम बार बार यहां स्टोरी कर चुके हैं कि इस मुल्क के बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है। इस मुल्क में बच्चे जो है 50% बच्चे जो हैं अगले 15 सालों में वो बचपने से सीधे बुढ़ापे में चले जाएंगे। उनको जो आज़ा की वो नशो-नुमा नहीं हो पाएगी बीमारी की वजह से। तो ये जब आप लॉ मेकिंग करते हैं और फिर अगर ये कानून बन जाता है तो अगली पार्लियामेंट आने से पहले तो अगली हुकूमत कह देगी जी हमने तो नहीं बनाया था, तो अब ये कानून वहां पड़ा है। तो इसमें जो है ये आज फैसला, कल फैसला होना है, इसमें फैसला होगा। मुझे नहीं पता किस हद तक वो हसीब खान साहब ठीक कह रहे हैं या किस हद तक ये जो रिपोर्ट आई है वो गलत या सही है, मगर इस पर कुछ माहिरीन को बिठाया जाए और इसमें अवाम के इंटरेस्ट को देखा जाए। और फिर इसमें और भी बातें हैं जी कि इंडिया में जो है, मिसाल के तौर पर इंडिया में जो ड्रग की कीमतें हैं वो क्यों कम है और हमारे यहाँ क्यों ज्यादा है। तो ये मेरे ख्याल में हेरोइन बेचने से भी ज्यादा सफाकाना बात है कि जब आप लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं एक आम आदमी के जो उसका बाइंग पावर है उससे जब आप एक बाहर कर देते हैं तो इनफैक्ट यू आर किलिंग पीपल। तो इस पे सीरियसली क्लासर साहब, आपने कायद साहब की बात सुनी। इस तरह के अगर फैसले अभी होते हैं तो आने वाली जो गवर्नमेंट है मियां नवाज शरीफ की, अगर कोई फैसला आवाम के हक में नहीं है, आवाम के लिए ठीक नहीं है, इसे डिसऑन किया जा सकता है। मेरे ख्याल नवाज शरीफ साहब की पार्टी इस मामले से अच्छी तरह आगाह भी है। और कल हमने देखा ख्वाजा आसिफ जो हैं
वो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी गए, जो हमने सबसे पहले स्टोरी जहाँ पे ब्रेक की थी कि कैसे टॉप पोजीशन पे तकरीरें की जा रही है इलेक्शन के बाद, और चैलेंज किया इसी तरह का, और जिससे लगता है कि वो इन तमाम मामलों को बड़ा क्लोजली देख लें कि कौन क्या कर रहा है और किस तरह की जहाँ अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं और किस तरह के मसाइल उनके लिए पैदा हो सकते हैं, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि इन्होंने बड़ा मेरे ख्याल टाइमली पॉइंट आउट के काजी साहब ने अच्छी स्टोरी इन्होंने आज शेयर की है। ये मैं थोड़ा सा इसकी वर्किंग बताता जाऊँ कि ये सेनेट में ये कोई भी मेंबर जो है वो अपनी तरफ से बिल भी ला सकता है, अपनी तरफ से प्रपोजल भी ला सकता है, कमेटी में जाएगा, वहाँ डिस्कशन होगी, अगर वहाँ कमेटी के अरकान इस पर राजी हुए, ज़्यादा तादाद में हाउस में आएगी, वहाँ डिबेट होगी, अगर वहाँ से मंजूर हो जाता है तो ये कौमी असम्बली को रेफर होगा, ये यहाँ से बिल पास नहीं हो जाएगा सेनेट से, ये कौमी असम्बली के पास जाएगा, वहाँ डिबेट होगी, उसके बाद बिल की कोई शक्ल बन सकती है। और लेकिन जिसमें जो असल पॉइंट है मेरा ख्याल है, जो उसमें काजी साहब उठाना चाह रहे हैं, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है। इस मुल्क में इतनी खौफनाक किस्म की लॉबीज बन गई हैं कि उन्होंने हर अपना एक बंदा पार्लियामेंट में पहुंचा दिया है, एक से मसलन हमने यहाँ पे सबसे बड़ा जो माफिया मैंने देखा है, ग्रुप देखा है, वो आपका शुगर का है, आपका टेक्सटाइल का है, कि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने इंटरेस्ट बात करते रहते हैं। और पिछली हुकूमत के दरमियान आखिरी दिनों में 3 महीनों में शुगर वालों ने 10 अरब रुपए की सब्सिडी ली है, कैश उन्होंने फायदा लिया हुकूमत पाकिस्तान से। जब जी चाहता है वो अपनी चीनी की कीमत 130 तक ले जाते हैं किलो तक, और जब चीनी की कीमतें कम होती हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो उस वक्त कहते हैं नहीं जी कि हमें तो नुकसान हो रहा है, आप हमें सब्सिडी दें, हमने बाहर भेजनी है, पाकिस्तान में सस्ती नहीं बेचेंगे। ये माफियाज यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। सेनेट में बदकिस्मती से कुछ ऐसे अनासर यकीनन मौजूद, मतलब उसमें मेजॉरिटी तो सारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं पार्टीज के, लेकिन कुछ जरूर हैं जिन पे इल्जामात लगते रहते हैं कि ये अपनी सीटें ये खरीद के आते हैं, इन्होंने सर्टेन लोगों को आके इंटरेस्ट वाच करना है। इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है मेरा ख्याल है, ये ड्रग रेगुलेशन जो अथॉरिटी बनाई हुई है। कल ही मेरी एक बहुत बड़े एक सीनियर डॉक्टर से बात हो रही थी इंसिडेंटली, उन्होंने कहा पाकिस्तान में फूड एंड ड्रग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होनी चाहिए कि फूड को आपको चेक करने का, उनके टेस्ट करने का कोई पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है। आप ड्रग्स का नाम रह कर रजिस्टर्ड करते जाएं, कीमतें बढ़ाते जाएं, और कोई अकाउंटेबिलिटी का आपके यहाँ कंसेप्ट नहीं है। इसलिए इसको फूड एंड ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी बनाएं, इस पे कमेटीज बनाएं, कुछ एक्सपर्ट बैठाएं। जैसे काजी साहब कह रहे थे कि सारे सेनेटर जो बैठे हैं उन्हें शायद हो सकता है टेक्निकल, हम भी टेक्निकल लोग नहीं है, हो सकता है हमारी इवैल्यूएशन ठीक ना हो। आपको पूरे मुल्क का पैनल बनाना चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स बिठाने चाहिए जो बैठ के इन चीजों को फैसला करें। ये ठीक है। क्लास ऐसा प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लास साहब आपकी तरफ आती हूँ, पासपोर्ट स्कैंडल की क्या खबर है आपके पास? ये वो स्कैंडल है जो पिछले हमने 3-4 माह से देखा है कि इस पे कोई ना कोई डेली डेवलपमेंट हो रही है, कोई स्कैम की नई चीज़ें आ गई हैं। आज जो एक नई डेवलपमेंट हुई है, बल्कि कल ही हुई है, और उसका आज फॉलो अप है यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि 10 से 15 मिलियन डॉलर के करीब का एक कंट्रैक्ट है, जो लेमिनेशन कंट्रैक्ट हम जिसको कहते हैं, अब वो फैलता जा रहा है और इनसे काबू में आने में एक तरह का नहीं आ रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बुलाया हुआ है डीजी पासपोर्ट जुल्फकार चीमा साहब को, कि उन पर इल्ज़ाम लगाया है जो मुखालिफ पार्टी के, इन्होंने अदालत से बहुत सारे हक़ाइक़ छुपाए हैं। आपको याद होगा 8 से 9 लाख के करीब यहाँ पे पासपोर्ट रोक लिए गए थे, और लोगों से पैसे बटोरने का एक नया कल्चर शुरू हो गया था कि स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाहर जाना है, कुछ लोग हैं पाकिस्तान से अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, पासपोर्ट रिन्यू कराने हैं, नए बनवाने हैं, इन्होंने कुछ 8 से 10 लाख के करीब रोक के लोगों से खासे पैसे कमाए गए। 20 से 25,000 रुपए एक पासपोर्ट के लिए गए। जी बिल्कुल, और जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं बड़े कंफर्म्ड के डेली बेसिस पे 8 से 10 लाख ये पैसे लेके कमा के जाते रहे अफसरान। इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये इस पूरे स्कैंडल में कि जो इसके मेन आर्किटेक्ट हैं और वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के वो मुलाजिम हैं। अब एक नया मतलब किसी वक्त मैं फिगर लाऊंगा कि जिनका काम ये करप्शन रोकना है, इनका काम इरेगुलरिटीज़ को रोकना है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का, उनके बड़े बड़े अफसरान जो हैं वो बिग पोस्टिंग लेके प्रोजेक्ट ये डायरेक्टर बनते हैं, उसके बाद वहाँ करप्शन करते हैं। जफर गोंदल साहब हैं, ये उनके करीबी रिश्तेदार हैं जो जहाँ वजीर हैं, ये नज़र मोहम्मद गोंदा साहब, वो इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि छोटे लेवल पे मुलाजमीन को कुर्बानी का बकरा बनाया है उन्होंने जुल्फकार चीमा साहब ने, जो इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे, जिन पे इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो इसमें मैसिवली इन्वॉल्व हैं, उनकी इनएफिशिएंसी इरेगुलरिटीज़ की वजह से सारा स्कैंडल आया है, वो अभी तक बैठे हुए हैं क्योंकि पॉलिटिकल क्लाउड है उनका। एक चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ यह है कि वज़ीर आज़म खोसो साहब से भी इजाज़त ले लिया। खोसो साहब अब 84 ईयर्स के हैं और जिस तरह की गवर्नेंस कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, उनसे भी जाके लेमिनेशन ये कंट्रैक्ट देने का उन्होंने वहाँ से मंजूरी ले ली है। उन्होंने चीमा साहब ने जो कुछ बताया कि उन्होंने मेरा ख्याल अंधाधुंध उस पर साइन कर दिए। इस वक्त 2 कंपनीज एक बिग बैटल लड़ रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक अमेरिकन कंपनी है, एक फ्रेंच कंपनीज हैं,
और जो फ्रेंच ने वहां पे कल एतराजात उठाए वो बड़े खौफनाक किस्म के। उन्होंने कहा जिस कंपनी को ठेका दिया गया है रूल्स एंड रेगुलेशन के वायलेशन करके, इसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी आपकी कंप्रोमाइज हो सकती है, आपके पासपोर्ट जैली तरीके से टेररिस्ट बना चुके। यस, ये उन्होंने कल हाई कोर्ट में कहा है। और यहां तक उन्होंने, और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो उसके फ्रेंच कंपनी के वकील हैं, उन्होंने बाकायदा कोर्ट को बताया कि आपके सामने गलत बयानी से काम लिया गया है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे छुपाए गए हैं। और जो आज उन्होंने डीजी पासपोर्ट को बुला लिया है जुल्फकार चीमा साहब, जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त तो मेरा ख्याल अदालत में पेश होंगे और उनसे एक्सप्लेनेशन ली जा रही होगी कि आपने अदालत के सामने डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर क्यों पेश नहीं किए। ये बड़ा इशू है, हो सकता है हमें ये आज छोटा लग रहा हो, लेकिन आप देखें 8-10 लाख लोग इससे अफेक्ट हुए हैं। प्लस जो उन्होंने फ्रेंच ने लिख के दिया, जिसके डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को शदीद खतरात हैं। अगर आपने इसका लेवल इंप्रूव ना किया, आपने इसको बेहतर ना किया, इसमें जो इरेगुलरिटीज की गई अमेरिकन कंपनी को फेवर करने के लिए कि कंट्रैक्ट की जो एडवर्टाइजमेंट की थी उसमें स्पेसिफिकेशन लैमिनेशन की कुछ और दी थी, लेकिन जब इन्होंने कंट्रैक्ट अवार्ड किया है तो उस पर इन्होंने कंप्रोमाइज किया, जिस पे वो फ्रेंच कंपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई थी। हुआ है, लोगों को पासपोर्ट मिलना शुरू हुए, भले ही ज्यादा पैसे देकर, तो इसके पीछे क्या कहानी है कि किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, पासपोर्ट मिलने कैसे शुरू हुए अब लोगों को? ये बेसिकली अमेरिकन कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट था जो पहले भी वो लेमिनेशन सप्लाई कर रही थी। ये मेरे सोर्स से ये कह रहे हैं वजारत दाखिला में, वो कहते हैं इन्होंने जानबूझ के जो डीजी पासपोर्ट जफर गोंदल थे, जैसे मैंने बताया पॉलिटिकल क्लाउट है और वो ऑडिटर अकाउंट्स के बंदे, उनका काम ही नहीं था, उनको टेक्निकली नो हाउ ही नहीं है। एक ऑडिट का बंदा कैसे जाके इतने बड़े टेक्निकल प्रोजेक्ट को वो रन कर सकता है। उन्होंने वहां पर जाकर संभाला, जानबूझ के डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए, नई लेमिनेशन का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने उसको अवार्ड नहीं किया, जल्दी नहीं किया, जिस वजह से ये डिलेइंग हुई है। और मैंने आपको जैसे पहले कहा कि डेली बेसिस पे 8 से 10 लाख रुपया कमाया गया है। इस डिले के पीछे एक तो रीजन ये थी, जो नए डीजी आए हैं इन्होंने ये काम किया कि फौरी तौर पर जो लेमिनेशन इन्होंने एक्वायर करके उस पर पासपोर्ट बनाना शुरू किया, जिस पे फ्रेंच कंपनी शदीद एतराज कर रही है कि ये जो लेमिनेशन की स्पेसिफिकेशन जो कंट्रैक्ट में दी गई थी ये वो लेमिनेशन नहीं है, ये इंप्रूव्ड नहीं है। इस पे इनका एतराज है, इस पे लड़ाई हो रही है। और जैसे मैंने कहा $10 मिलियन के करीब का कंट्रैक्ट है, इससे बिग मनी इन्वॉल्व, और जहां बिग मनी होगी आपको पता है वहां बिग स्कैंडल्स भी आते हैं, इरेगुलरिटीज भी आती हैं। की बात के खोसू साहब ने भी इस पर साइन कर दिए कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को देने के लिए। अच्छा शाजी, मैं जल्दी में 2 स्टोरीज, पहले तो मैं बात करना चाह रहा था कि मिनी बजट लाने की कोशिश की जा रही है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए और उसमें नए टैक्सेस लाए जाएंगे। जो फरमाया है किबला इसहाक डार साहब ने कि नई हुकूमत टैक्स नहीं लगाएगी, तो मैं इस पे बात इसलिए, अब चूंकि वक्त कम है और एक और स्टोरी भी करनी है हमने जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं इस पे तो बाद में बात करेंगे और हम इसको फॉलो अप पे रख लेंगे कल कि क्या नई हुकूमत आने से पहले ये बजट जो है वो मिनी बजट आ जाएगा और इसमें खासतौर पर सेल टैक्स में इजाफा कर दिया जाएगा और जिन अशियाए ज़रूरिया की इम्पोर्ट जिन पे पहले टैक्स नहीं था उन्हें टैक्सेबल करके मजीद महंगा किया जाएगा, क्या करेंगे या क्या नहीं। ये एक तो ये स्टोरी है, मगर साथ मैं जरूर बात करना चाहूंगा आज NA41 की, जहां पे आज रीपोलिंग हो रही है और जहां पे मैंने खास तौर पे जब मैं इसके स्टोरी में बात कर रहा था तो देख रहा था कि बड़े अरसे के बाद, तकरीबन 9 मई की बात है, मैं उसका एक वहां पे मतन नामी अतन, सॉरी मैं बार बार गलत कह जाता हूं, अतन डांस है एक वहां का। तो ये एक जो उम्मीदवार हैं अली वजीर, जो इनके सपोर्टर हैं जिन्होंने क्लेम किया कि उनके खिलाफ वो जीत रहे थे और उनको हरवाया गया, जिसकी वजह से आज जो है वो उनकी हो रही है वो रीपोलिंग। तो इसमें तमाम अफगान बड़े अरसे बाद हमने फाटा के लोग देखे कि जो उनके जलसे में जो है वो, और ये रिपोर्टें छपी भी यहाँ, वो डांस भी कर रहे थे, नाच भी रहे थे, क्योंकि वहां तालिबान के खौफ से कोई ये कुछ नहीं करता। और ये जो अली वजीर ने कैंपेन चलाई है ये एनलाइटनमेंट पे चलाई है, इन्होंने जो है वो एम्प्लॉयमेंट की बात की है, रोटी की बात की है, तो ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट होगा जो हम आज देखेंगे। मगर शादी ये तो मैं देख चुका हूं, मगर मैं आपकी तरफ आ जाना चाहता हूं कि आप हमें ये बताएं कि ये जो मेजर्स इख्तियार की जा रही हैं एनर्जी बचाने की और जो ब्यूरोक्रेसी को हुक्म आया है एनर्जी बचाने का, वो क्या है जरा आप बताएं। जी हाँ, खबर ये काई साहब, क्लासेस साहब आप भी सुनिएगा कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, इन्होंने मुल्क भर के जो सिविल सर्वेंट्स हैं इनको एक मरासला जारी किया है कि ऑफिसेज में AC तो उन्होंने बंद कर दिए, लेकिन साथ ये कहा है कि आप सॉक्स पहन के ना आए, खुली चप्पल पहन के आए, आप मकेशंस पहन के आए, सैंडल्स पहन के। इसकी वजह ये है अगर आप सॉक्स पहन के आएंगे, बूट पहन के आएंगे, शूज पहन के आएंगे, आपको गर्मी लगेगी। जब आपको गर्मी लगेगी आप कहेंगे AC चलाएं, AC चलाएंगे तो तवानाई का जो बहरान है उसको हम काबू नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो कॉस्मेटिक चेंज हैं ये लाने की कोशिश की जा रही है। अगर कलासरा साहब मैं आपसे सवाल पूछूं कि जुराबों से निजात हासिल करके यहाँ तवानाई के बहरान पे काबू पा लेंगे हम? अब शुक्र करें काजी साहब शुक्र करें, बात जुराबों तक टल गई है इनके मशहूर कुछ इस पे मेरा ख्याल शुक्र करना चाहिए पूरी कौम को कि जुराबों तक मामला रोक गया। मजाक नहीं लगता क्लासेस, मजाक नहीं लगता आपको?
मैं भी इसलिए मजाक में बात कह रहा हूँ कि बात उन्हें जुराबों तक उतारने तक कुछ अदरवाइज जो हशर किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। असल में पाकिस्तानी लोग भी बड़े अजीब से हैं, कोई हमें भी ब्लेम शेयर करना चाहिए। हम ऐसी बातों पे बड़े खुश होते हैं, एसी बंद कर दो, पंखा बंद कर दो। एक बहुत बड़े हैं, मैं किसी बात में नाम उनका ले दूंगा, वो मसूफ क्या करते हैं, वजीर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं तनख्वाह नहीं लूंगा जनाब, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं झंडा नहीं लगाऊंगा। ये वो मैयर से जो आके करते हैं लोगों को खुश करने। भाई आप 40,000 रुपये नहीं लेंगे, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, 40,000 रुपये लें, अपनी तनख्वाह लें, मुझे डिलीवर करके दें। उन मसूफ ने, वो बहुत बड़े अरबपति अमेरिका से लौटे हुए हैं, यहाँ पे सवाल से तलोक है उनका, अब समझ जाएंगे। वो जेब में पैसे रखते हैं, किसी टीवी शो में जाएंगे, कोई उनको पानी मांगेंगे बोतल का, जो ही वो पानी लेके आएगा, बेटा मैं तो इसकी पेमेंट करूंगा, वो आपको 25 रुपए निकाल के देंगे। बंदा एम्बैरस है, ये क्या हरकत कर रहा है। लोग इन चीजों से खुश होते हैं हमारे यहाँ कि वो बंदा तनख्वाह नहीं ले रहा। भाई तनख्वाह नहीं ले रहा तो उसके मुकाबले में बहुत बड़ा नाम ले रहा है, क्लाउड ले रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी हो रही है और बहुत सारे फायदे ले रहा है, अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, अपना नाम प्रमोट कर रहा है। यहाँ पे ये चीजें इस्लामाबाद में इस तरह की मुज़हिका के ये चीजें होती हैं। आई होप इसाक डार साहब आएंगे, कुछ सैनिटी प्रिवेल करेगी। इस तरह का जो इन्होंने जब बंदरपान शुरू किया, जुराब नहीं पहन सकते, आप एसी नहीं चला सकते, अगर एसी आप नहीं चलाएंगे जून जुलाई की गर्मी में, आप ऑफिसर काम नहीं कर सकेगा, वो डिलीवर नहीं कर सकेगा। आप डिलीवर कैसे करेंगे? अच्छा फिर हम मीडिया के लोग बड़े खुश होते हैं, हाईलाइट करते हैं। अगर मेरे अपने दफ्तर में दुनिया टीवी में अगर हमें एयर कंडीशनर फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो मेरा ख्याल हमारी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होगी, कंप्रोमाइज होगी। हमें हर वक्त इन लोगों पे, ब्यूरोक्रेसी पे, ऑफिशियल्स पे ये टाइट चेक नहीं रखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बता दूं आपको, आप बिजली कितनी बचा लेंगे, आप कितनी कंजम्पशन इसकी कम हो जाएगी। देने वालों को ब्लेम करना चाहिए या अहकामात मानने वालों को ब्लेम करना चाहिए? अब ये मानना तो आप पे ऑफ कोर्स के, आप ब्यूरोक्रेसी तो उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। अगर कोई या कबीना डिवीजन इस तरह की या आपका एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन या इवन आपका वज़ीर आज़म हाउस ऐसे मुज़हिका खेज किस्म के सर्कुलर जारी करते हैं, और माजी में कई सर्कुलर जारी हुए हैं। हम अगर उसका कभी उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना शुरू कर दें, लोग हंस हंस के पागल हो जाए। लेकिन बात वही है, लोगों को मैच्योर होना पड़ेगा, लोगों को रेजिस्ट करना चाहिए। मीडिया को ऐसी ये चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए जो उनके आप कह सकते हैं। मैं एक और आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, जब आप केक को बड़ा नहीं कर सकते, जब आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, जब देखिए ना, बात यह कि आपकी आबादी बढ़ रही है और आप जब आपका ग्रोथ रेट जो है उसके साथ जो है, चूंकि जो आपने सिस्टम इन प्लेस रखे हुए हैं जो कि तमाम दौलत और तमाम समाज में पैदा होने वाली दौलत का रुख ऊपर की तरफ है। अगर आप देखें तो ये जो रूलिंग एलीट है, आज से 25 साल पहले इनकी वर्थ क्या थी और आज इनकी वर्थ क्या है, आम आदमी कहां खड़ा है। तो बुनियादी जरूरत ये नहीं है आपके ख्याल में कि जनाब इस माशी तरक्की की जो बेनिफिशरी हैं वो उन्हें अवाम को भी स्टेक होल्डर समझ लिया जाए, बजाय उनकी जुराबें उतरवा दें और कल कहें जी इनके कपड़े उतार लें टैक्स लगा के। निकाय साहब, आपने अच्छा तबसरा किया है। बात इसमें बड़ी सिंपल सी कि पॉलिटिक्स इतनी करप्ट हो चुकी है और इतना इसको करप्शन का जरिया समझ गया कि लोग अब खंबे पे चढ़ जाते हैं, हमें टिकट दें, लोग मुर्गा बन जाते हैं। लोग अपने साथ मेरे जैसे ये लोगों के जेबों में 20-25 रुपए डाल के डेली बुनियाद पे 10-15 लोग इकट्ठे कर लेते हैं। लोगों को समझ आ गया कि इस मुल्क में अमीर होना है, क्लाउड लेना है, लोगों पर हुक्मरानी करनी है, उनको गुलाम बनाना है, तो आपने पॉलिटिक्स में जाना है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुख्तलिफ माफियाज पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट में, मुख्तलिफ ग्रुप्स पहुंच चुके हैं जो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। मुझे अभी एक मैसेज आया बड़ा क्रेडिबल, उन्होंने कहा जो आप उनके अधिवाद की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेनेटर जो साहब हैं 2 दफा माजी में अपनी कीमतें बढ़वा चुके हैं। आप मेडिसन की बड़ा क्रेडिबल सोर्स है जिसका मुझे अभी बैठे बैठे मैसेज आए। ये लोग इस तरह प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, और लोगों को भी समझ आ गया कि अगर आपने माल कमाना है, पैसा कमाना है, तो आपको पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती का, लोग अब सर्विस करने को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते, वो माल बनाने के लिए आना चाहते हैं। रोल मॉडल आप उनके कह दिया। क्लासरा साहब, ये जो आपने बात की है, तो ये क्या इस ट्रेंड को डिस्करेज कर पाएगी पीएमएलएन की नई हुकूमत? मैं मादरत के साथ पीएमएल नवाज के, मेरे अपने दोस्तों से बड़े मेरी अच्छी दोस्तियां उनके दरमियान, मेरा नहीं ख्याल कि इस काबिल होंगे, क्योंकि आप इनकी लिस्ट उठा के देख लें दुनिया टेलीविजन की लाइव नशरियात में। मैंने 2-4 दफा हमारे दोस्त मालिक साहब से पूछा, मैं कि मुझे बता दें, आप पिछले 20-30 साल से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, डायरी लिख रहे हैं, इनमें 90% लोग वही हैं जिनको हम पिछले 20 साल से देखते आए हैं। कोई नया चेहरा नहीं है, कोई नए लोग नहीं है। इमरान ने अगर बात की तो भी तो वही लोग ज्यादातर जो पार्लियामेंट में आए हमने देखा है, जो पहले पार्लियामेंट में रहे। पाकिस्तान के लोग भी तब्दीली नहीं चाहते, वो स्टेटस को नहीं ब्रेक करना चाहते। ये करप्शन, इरेगुलरिटीज, इस तरह का पाकिस्तान सबको सूट करता है। मेरिट वाला, टैलेंट वाला या एक तरह का इक्वल या अपॉर्चुनिटीज वाला पाकिस्तान से सूट किसी को नहीं करता। बातें तो हम कर रहे होते हैं कि जब मेरिट आ जाए, ये चीज आ जाए, लेकिन मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है मैं टेलीफोन उठाऊं, आपसे रिक्वेस्ट करूं, वजीर से कहूं, अपना काम करवा लूं। इसलिए बड़ा मुश्किल होगा। ये वही ग्रुप्स हैं जिनके मफादात हैं, आप इनको किसी वक्त नाम उठा के देख लें, इनका कंपैरेटिव स्टडी देख लें, मुझे कोई बिग चेंज की उम्मीद नहीं है, प्रोवाइडेड
नवाज शरीफ साहब को इस दफा कोई सख्ती से गवर्नेंस का फैसला कर ले तो शायद और बात है, अदरवाइज मुझे कोई ऐसा बिग चेंज नजर नहीं आ रही। कॉस्मेटिक चेंज से बेहतरी नहीं आएगी, मुस्तकिल तौर पर कोई ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिससे मुल्क के जो तमाम इदारे हैं इनमें बेहतर पॉजिटिव चेंजेस आ सकें। प्रोग्राम का वक्त हो गया। क्लास साहब और कारी साहब, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। कल तक के लिए अल्लाह।